गंगा गांव नाम के छोटे से गांव में एक तालाब हुआ करता था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियां होने से उसमें खूब जिंदगियां पलती थी। इसकी वजह से वो गांव वाले इस तालाब से मछली पकड़कर अपनी जिंदगी गुजारते थे। गंगा गांव में मछुआरों के अलावा और कोई नहीं रहता था। उस गांव में बिशन नाम का एक मछुआरा बूढ़ा और बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिया। उसकी पत्नी शांति उसे दवाई देकर उसकी ध्यान से देखभाल करती थी। बिशन का बेटा नूतन अपने पिता का कारोबार संभालते हुए परिवार की देखभाल करता था। नूतन बहुत होशियार था। वो नए नए तरीकों से मछलियां पकड़ना और उसके लिए चाहने वाले चीजों के बारे में दूसरे मछुआरों को बताता था। और तो और कौन से गांव में कौन सी मछली का कितना डिमांड है, कितने में बेचना चाहिए, वो सब बताता था। सारे मछुआरे नूतन के कहे बातों का पालन करते थे। इस तरह सब खुशी से जी रहे थे कि एक दिन उस तालाब के पास एक कार आकर रुकी। उसमें से विक्रम बल्ला नाम का आदमी का असिस्टेंट कार से उतरा। ये कौन है? सोचते हुए उनकी ओर देखने लगे। विक्रम के हाथ में कुछ कागजात थे। विक्रम मछुआरों से, अब से आप लोग इस तालाब में प्रवेश नहीं कर सकते हो। ये तालाब की जगह मेरे परदादा की है। अब तक मुझे ये बात नहीं पता थी। बस परसों ही मुझे ये कागजात मिले हैं। ये जगह तालाब में बदल गया और आप गांव वाले इसे कारोबार कर रहे हो, ये पता चला। आप लोग खिलाफ जाओगे ये मुझे पहले से ही पता था, इसलिए कोर्ट ऑर्डर भी लेकर आया हूँ। इसलिए अब से तुम लोगों में से कोई भी अगर इस तालाब में गया तो उन पर एक क्रिमिनल केस फाइल करूंगा। कम से कम 4 साल जेल की सजा भी मिलेगी, ध्यान रहे। बेटा, हम सब इस तालाब पर निर्भीक होकर ही जी पा रहे। अब अचानक आकर इस तालाब में जाने से मना करोगे तो हम सब भूख से ही मारे जाएंगे। बेटा, भूख से मरोगे या प्यास से मरोगे मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुरंत यहाँ से नहीं निकले तो अभी के अभी पुलिस को बुलवाकर तुम सबको अरेस्ट करवा दूंगा। जरा सा दया करो बेटा। यूं कुछ कह ही रहा था कि नूतन उसे रोककर वहां से ले गया। फिर सब वहां से चले गए। विक्रम अपने असिस्टेंट से, रे सुना है इस तालाब में ढेर सारे मछलियां हैं। हम दूसरे गांव से मछुआरों को बुलाकर मछली पकड़वा कर दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करें तो कैसा होगा? सर वाह, क्या आइडिया है सर। वैसे भी इस तालाब की जगह को तो कोई नहीं खरीदेगा। फिश बिजनेस रखा तो इसे खूब पैसे कमा सकते हैं। फिर वहां से चले गया। उस रात वो सारे गांव वाले चौपाल के पास इकट्ठा हुए। सब परेशान थे। आप सब क्यों दुखी हो रहे हो? आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस समस्या का एक उपाय सोचा हूँ। आप सब कल शाम तालाब के पास आइए। वो उपाय क्या है मैं दिखाता हूँ। ये क्या करने वाला है? यूं सोचने लगे। अगले दिन शाम सब उस तालाब के पास गए। नूतन उस तालाब के किनारे पर एक गड्ढा बनाया। करीब 4-5 पाइप्स को आधा पानी में आधा इस गड्ढे में रखते हुए बांधा। इसके इर्द गिर्द वो घट से मिट्टी भरा जिससे ये पाइप हिले नहीं। फिर उस गड्ढे में कुछ मछलियां और कुछ कीड़े को चारे की तरह उस गड्ढे में डाला। पाइप के दूसरी तरफ भी जो पानी में था मछलियों के लिए कुछ चारा रखा। वो गड्ढा फिर पेड़ की झाड़ियों से ढक दिया। ये सब सारे मछुआरे चकित होकर देख रहे थे। ये क्या कर रहे हो? कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? कल सुबह 6 बजे सब यहाँ पर आना। क्या होने वाला है खुद ही देख लेना। अगले दिन सुबह सब वहां आए। नूतन पेड़ की झाड़ियों को हटाया। बस वो गड्ढा पूरा मछलियों से भर गया। सब हैरान रह गए। हम तालाब में तो नहीं गए लेकिन फिर भी मछलियां पकड़े। सब खुशी से तालियां मारे। इस तरह सारे मछुआरे तालाब के इर्द गिर्द गड्ढे बनाकर पाइप्स लगाए। वे हर सुबह आकर खुशी से मछलियां पकड़कर जाते थे। ये बात विक्रम बल्ला को पता चला तो वो उस तालाब के पास कलेक्टर और पुलिस को लेकर आया। ये क्या कर रहे हो? इतना कहने के बावजूद मेरे तालाब से मछलियां पकड़ोगे? इतनी हिम्मत? कलेक्टर जी तुरंत इन्हें अरेस्ट कीजिए। कलेक्टर जी, ये तालाब इन्हीं का ही मानते हैं, लेकिन इनमें जो मछलियां हैं वो तो इनके नहीं है ना। वो भगवान के बनाए हुए जीव हैं। लॉ के मुताबिक हम तालाब में बिल्कुल नहीं गए, बाहर से ही ये मछलियां पकड़ रहे हैं। इसमें क्या गलत है बताइए? ओए
क्यों रे, अब लॉ पॉइंट के बारे में भी बात कर रहे हो? कह ही रहा था कि कलेक्टर। विक्रम जी आप रुकिए, वे जो कह रहे हैं वो एकदम सही है। ये तालाब तो आपका है, इनमें रहने वाले मछलियां नहीं। और तो और इतना ज्यादा जायदाद रखकर भी बेचारे इन मछुआरा का पेट मारने का मन कैसे किया जी आपका? अगर थोड़ा सा भी हृदय और दिमाग हो तो इस तालाब को छोड़कर जाइए, वरना फिर मैं खुद ही उन्हें और ज्यादा पाइप्स लाकर दूंगा, प्रोक्लाइनर से गड्ढे बनाऊंगा। फिर आपके कारोबार के लिए एक मछली तक नहीं बचेगी। कम से कम अभी इस तालाब को छोड़कर चले जाए तो कम से कम आपकी इज्जत तो बच जाएगी। विक्रम सर झुकाकर चला गया। मछुआरे नूतन को ऊपर उठाकर तालियां बजाकर उसका अभिनंदन किए। कलेक्टर भी नूतन को शेक हैंड देकर उसका अभिनंदन किए। वो शिकरी नाम का गांव था। उस गांव में फसल अच्छे उगने के बावजूद चारों तरफ कीचड़ का पानी होने के कारण किसान सर पे बोरियां लेके शहर जाके सब्जी भेजा करते थे। उसी गांव में गोपाल राज नाम का व्यक्ति रबर तकिया तैयार करता था। उसने तैयार किए रबर तकिए को सर पे लेके पड़ोस के गांव के रेलवे स्टेशन में जाके, हाँ पिल्लोस भाई पिल्लोस, नरम नरम पिल्लोस, चिल्लाते हुए रबर पिल्लोस बेचा करता था। एक बार गोपाल राज का बेटा, पापा कितने दिन हम ऐसे कीचड़ पानी में जाएंगे, पैर देखिए कितना खराब हो गया है, बारिश के महीने में हमारी हालत तो और खराब हो जाती है। क्या करेंगे बेटा, कल हमारे गांव को कलेक्टर साहब आने वाले हैं, देखते हैं वो क्या कर सकते हैं क्या। अगले दिन कलेक्टर कुछ इंजीनियर्स के साथ वहां पे आके उस कीचड़ पानी को जांचने लगा। तब गांव वाले कलेक्टर से, कलेक्टर साहब हमारे लिए हमारा गांव आने के लिए बहुत धन्यवाद, यहाँ पे कोई पुल बांध के हमारे गांव के लिए उपकार कीजिए, कम से कम कोई नाव का बंदोबस्त तो कीजिए, हम उसका उपयोग करेंगे। देखिए हमारे इंजीनियर सभी जांचने के बाद यहाँ पे पुल बांधना मुमकिन नहीं है बोले, अगर बांधे तो भी वो जल्दी ही गिर जाएगा। आपके कहे मुताबिक अगर कोई नाव बनाए तो कीचड़ के वजह से उसका मोटर खराब हो जाएगा। साहब आप ही ऐसे बोलेंगे तो कैसा होगा, गांव से एक एक परिवार निकलते जा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद इस गांव में कोई नहीं रहेगा, किधर जाना है समझ नहीं आ रहा है साहब, क्या करना होगा आप ही बताइए। आप लोगों को जल्दी एक उपाय बताऊंगा जी, कह के वो चला गया। एक दिन गोपाल राज समीर कीचड़ में चलते वक्त अचानक तेज हवा और बारिश होने लगी। तुरंत गोपाल राज उसके एयर पिलोस लेके फूका। गोपाल राज बेटे से, समीर तू भी एयर पिलोस में हवा भर। वैसे उन दोनों ने एयर पिलोस हाथ में पकड़ के पानी में बिना डूबे सुरक्षित किनारे पे आए। समीर ने उसके पिता ने दिए आइडिया के बारे में रात भर सोचने लगा। मतलब एयर पिलोस कीचड़ में बिना डुबाए एक आदमी को आराम से जब हवा में लेके आ सकता है, अगर मैं इस रबर से एयर बोट तैयार करूं तो गांव वालों को ठीक होगा। सोच के वो रात भर मेहनत करके एक बड़ा एयर बोट तैयार किया। सुबह गोपाल राज ने अपने बेटे के द्वारा बनाया एयर बोट को देखकर आश्चर्य हो गया। बेटा ये क्या, ये नाव है क्या? वैसा ही लग रहा है। आपके ही आइडिया है पिताजी, इसे एयर बोट बोलते हैं। इसके पीछे अगर हम बड़ा फैन अटैच किए, हम आज से एयर बोट से कीचड़ पानी से आराम से पार कर सकते हैं। तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, पर वो फैन कैसे तैयार करेंगे? उसके लिए मेरे पास एक उपाय है डैडी, कह के तुरंत कलेक्टर के पास जाके अपने एयर बोट के बारे में विवरण दिया। कलेक्टर तुरंत अपने इंजीनियर की मदद से एयर बोट के पीछे फैन अटैच कर दिया। तब वो एयर बोट उस कीचड़ पानी को बड़ी आसानी से पार कर दिया। कीचड़ पानी के ऊपर आसानी से उड़ने लगे। वो देखकर कलेक्टर साहब, वेल डन माय बॉय, वेल डन, बहुत अच्छा आइडिया है, तुम्हारे गांव की समस्या बहुत आसानी से सॉल्व हो गई। वैसे सभी तालियां बजाने लगे। एक बार एक मीटिंग में एक बड़ा बिजनेसमैन, ग्रामवासियों आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो इसके पीछे बहुत सारी कठिनाइयां हैं। मेरे जैसे मेहनत करने वाले को देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान भी हूँ, इसलिए इस गांव के आयोजन में समाज सेवा ठीक से करने वाले को मैं एक बम्पर प्राइज दूंगा।
कभी ना आप सुने होंगे ना कभी देखे होंगे, ऐसा एक बम्पर प्राइज दूंगा के घोषणा किया। अगले दिन एक घर में पति अखबार पढ़ते वक्त जोर जोर से हंसने लगा तो बीवी आके, क्या हुआ जी, क्यों इतना हंस रहे हैं? कुछ नहीं भगवान, पूरे दिन में पुरुष अगर 2000 शब्द इस्तेमाल करता है तो नारी 6000 शब्द इस्तेमाल करती है। वही पढ़कर हंसी आने लगी। तो बीवी को गुस्सा आया। हाँ सही बात है, तुम पुरुषों को कोई भी बात एक बात में समझ में नहीं आती है ना, 3-3 बार बोलना पड़ता है, इसलिए हमें 6000 शब्द बोलना पड़ता है। ठीक है, वो बिजनेसमैन कोई बम्पर प्राइज देने वाला है ना, वो क्या हो सकता है? पता नहीं जी क्या देगा, लेकिन जो भी देगा कीमती जरूर देगा। ठीक है, एक काम कर, कुछ चॉकलेट्स खरीद कर बच्चों को बांटते हुए 3-4 फोटोज निकाल कर उन्हें अपलोड कर दे। और एक फैमिली में पत्नी सज धज के बाहर जाते हुए पति से, ओ जी मैं जाके आ रही हूँ जी। किधर जा रही हो? सज धज के निकल रही हो? बाहर जाके समाज सेवा करके वो बम्पर प्राइज हासिल करूंगी जी। घर में तो भिखारिन के जैसा नाइटी पहन के इधर उधर टहलती रहती है, बाहर जाना मतलब बाहुबली के तमन्ना के जैसा श्रृंगार करके निकलती हो। तेरा प्लान क्या है? वो बम्पर प्राइज आखिर कैसे हासिल करना चाहती हो? 5 किलो दाल, 10 किलो चावल, 1 लीटर दूध, ऐसे सब कुछ दान में देना चाहती हूँ। वो लिस्ट क्या इतना बड़ा है? बम्पर प्राइज के चक्कर में तू मेरी जायदाद ही बेचना चाहती है क्या? वो सब कुछ नहीं चलेगा। 2 किलो चावल डोनेट करके 3-4 फोटोज अपलोड कर दे, बस हो जाएगा। थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर, मेरा जैसा बन। छी, आप और आपकी कंजूसी, उससे अच्छा दान ही ना दूं। वैसे गांव वाले सभी उस बम्पर प्राइज के लिए तरह तरह के इवेंट्स करके तस्वीर निकाले। घर पे आने के बाद उन फोटोज को फेसबुक, ट्विटर में अपलोड भी किए। एक घर में एक पत्नी, ओ जी देखिए मुझे कितने लाइक्स आ रहे हैं, कह के अपने पति से बोली। और एक घर में पति, देखा भगवान कितने अच्छे कमेंट्स आ रहे। उसी गांव में रघुराम नाम का किसान रहा करता था। उसकी घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे उसका जमीन हुआ करता था। एक दिन रघुराम की पत्नी, क्यों जी इतना दूर गर्मी में पैदल जाके खेती करना जरूरी है क्या? दुनिया में निस्वार्थ से अगर कोई राजा काम करता है तो वो है किसान राजा। भूख लगने पे बिना किसान के माँ भी खाना नहीं दे सकती। बीटेक, एमटेक, गोल्ड मेडल चाहे जितना भी ले लो, पर एक किसान बन के रहना वो किस्मत की बात है। उसके लिए पहले से लिखा होना जरूरी है। तो पत्नी का अक्ल ठिकाने पे आके, ये लीजिए जी दोपहर का खाना, हम दोनों साथ में खाएंगे। तुझे क्या जरूरत है मेहनत करने के लिए? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मतलब मैं आपका आधा हिस्सा हूँ, मतलब मैं भी किसान हूँ। आज से मैं भी आपके साथ खेती करूँगी। कह के दोनों साथ मिलके खेती करने लगे। कुछ दिनों के बाद बिजनेसमैन, ग्रामवासियों आप सबने अपलोड किए फोटोज, वीडियोस सब मैंने देखा, बहुत अच्छा है। कल ही वो बम्पर प्राइज दूंगा। अगले दिन बिजनेसमैन एक कार बम्पर लेकर आया। सब लोग वो कार बम्पर को देखकर आश्चर्य हो गए। एक आदमी ने, क्या साहब ये मजाक, बम्पर प्राइज माने आप कार के बम्पर को एक प्राइज के रूप में लेकर आएंगे? हम कितने मेहनत किए पता है आपको? आपको पता नहीं शायद, उन तस्वीरों से आपको मालूम नहीं पड़ता है। हमें नहीं चाहिए आपका ये कार बम्पर। देखिए आप में से बहुत लोग बम्पर प्राइज का नाम सुनते ही पब्लिसिटी के लिए या फिर प्राइज मनी के लिए अपलोड किए, और कुछ तो फेसबुक में लाइक्स और टिकटॉक वीडियोस के लिए भी फोटोज निकाले। मेरे हिसाब से सच में और निस्वार्थ में अगर कोई काम किया है तो वो है रघुराम। वो एक किसान है, बिना कुछ आस दिखाए लोगों की भलाई के लिए हर रोज खेती करके फसल को इस गांव से दूसरे गांव रवाना किया। किसान से बढ़कर क्या कोई और समाज सेवक हो सकता है? इसलिए मैं इस कार बम्पर प्राइज को रघुराम को दे रहा हूँ। सच है साहब, हम में से किसी को भी नहीं चाहिए वो पुराना जंग लगा हुआ बम्पर, उसी को दीजिए। तो बिजनेसमैन वो कार बम्पर रघुराम को दिया। रघुराम की पत्नी खुशी खुशी तालियां बजाई। देखिए ये कार बम्पर सोने से तैयार किया गया है,
इसका मोल 5 करोड़ रुपए। फिर भी ये जो प्राइस है आपके बराबर नहीं है रघुराम साहब। गांव वाले सभी क्या 5 करोड़ के हैं? कह के चक्कर खा के नीचे गिर गए।